आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस एनालिसिस स्किल जो होती है उसके डेवलपमेंट पे बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल है, ये वो स्किल है जो यूपीएससी डिमांड करता है। एज फार एज बात करें कि जो आपको प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू में जिस तरीके से आंसर्स देने होते हैं, उनकी ज़रूरत को लेकर इस स्किल के बिना ना तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, और फिर मेंस और इंटरव्यू की तो फिर उसके आगे बात ही कहाँ होती है। प्रीलिम्स में बात करें तो करीब 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि 70 to 75% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस स्किल के बेस पर पूछे जाते हैं, और मात्र 20 to 25% जो क्वेश्चंस अब ऐसे होते हैं जो प्योरली नॉलेज बेस्ड होते हैं। उसमें आप एनालिसिस करके भी कुछ नहीं निकाल सकते, आपको आनी ही चाहिए। लेकिन उस 20 to 25% से आप क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे, तो इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही है। और मेंस की बात करें तो वहाँ तो 100% आप इसी स्किल के बेस पर आंसर दे पाएंगे, दूसरी कोई स्किल काम नहीं आने वाली। और इंटरव्यू की भी बात करें तो पैनल मेंबर्स जो होते हैं इंटरव्यू के, वो यही स्किल आप में टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो सवाल वो पूछ रहे हैं उसमें आप इस तरीके से इस स्किल का इस्तेमाल करें कि वो ये भी चेक कर लें कि आप में ये स्किल है कि नहीं, बोलने की कला है कि नहीं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एनालिटिकल है या नहीं, और साथ ही उससे वो आपकी पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो वो देखते हैं। आज हम लोग फ्रेंड्स अभी इस स्किल के डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं कि कैसे आप डेवलप करेंगे। दो पार्ट में हम बात कर चुके हैं उसके बेस पर। आज टेस्टिंग करेंगे, आज टेस्टिंग की बात है, और फिर यहाँ से जो है उन मेथड्स पर बात करना शुरू करेंगे। आइए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रीलिम्स के। इस बेस पर आप चेक कर सकते हैं अपने आप को कि आप में ये जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है वो कितनी है। आइए दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपको करना ये है इसको दोनों क्वेश्चन में कि मान लीजिए आपको नहीं आता है, तो क्या आप सोच के अलग अलग तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पहुंच पाए, बिना नॉलेज के मैं कह रहा हूं कि आपको इसके बारे में पता होना नहीं चाहिए, पता हो तब तो कोई बात ही नहीं होती है। और अगर पता है भी तब भी आप कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि पता ना हो, तो आप आंसर तक किस तरीके से पहुंचेंगे, क्या वो तरीका कुछ निकाल सकते हैं आप। अगर आप आंसर तक पहुंच गए तो मानिएगा कि आप में ये जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स हैं ये मौजूद है। अगर आप नहीं कर पाए तो मान लीजिएगा कि नहीं है, और आपको डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों ही क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री के लिए हैं, और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें माना जाता है कि इसमें तो प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते कहाँ हैं। फिर भी आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और दोनों मैंने एक ही साल से लिए हैं। Souls are not only the property of animal and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following religious sects of ancient India: बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म। इस क्वेश्चन को अगर सिंपल तौर से समझने की कोशिश करें तो क्या पूछा जा रहा है कि सिर्फ पेड़ों और जानवरों में ही आत्माएं नहीं होती, पत्थरों में, जब बहते हुए पानी में, और भी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड ही हो गया,
इन सब में भी आत्माएं होती हैं। लेकिन दूसरे जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, धार्मिक संप्रदाय हैं, वो इस बात को नहीं मानते। लेकिन कोई एक ऐसा है जो इस बात को मानता है कि सिर्फ जानवरों और पेड़ों में नहीं, सभी में आत्माएं होती है, पत्थरों नदियों सब में होती है। तो वो कौन सा है? बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, शैविज्म है या वैष्णविज्म है? आप सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आपको कहीं बुक्स में मिलेंगे नहीं, लेकिन जो इनके बिलीव्स हैं, जो ये मानते हैं, उस बेस पर आप तरीका निकाल सकते हैं जहां से आप इसको साबित कर सकें कि हाँ, ये अगर कहा होगा तो इसी ने कहा होगा, दूसरा कोई नहीं कह सकता। तो क्या आप सोच सकते हैं? अगर आप सोच सकते हैं तो समझिए आप में बीज है उस क्रिटिकल एनालिसिस स्किल का। अब दूसरा क्वेश्चन ये, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? कि इसमें से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसके द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया या बना दिया गया? इस क्वेश्चन को देखकर आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे, 100% यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको बिना नॉलेज के सॉल्व किया जा सकेगा। लेकिन कुछ क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स जो होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई के ही नहीं होते कि आप इंफॉर्मेशन का कर रहे हैं। कुछ होते हैं ऐसे कि आप क्वेश्चंस के साथ भी खेलना जानते हैं, ऑप्शंस के साथ भी खेलना जानते हैं, क्वेश्चन और ऑप्शन की भी आप क्रिटिकल एनालिसिस स्किल कर सकते हैं। तो मैं जो है आपको सिर्फ यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ नॉलेज के बेस पर इसको ढूंढिए जो आपने पढ़ा है वो, बल्कि क्वेश्चन ऑप्शन जो होते हैं इनके साथ भी आपको जो है एनालिसिस स्किल की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी आनी चाहिए, इनके साथ भी खेलना आपको आना चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या इस क्वेश्चन को आप बिना नॉलेज के बना सकते हैं? अगर आपको ना पता हो, अगर आपको ना पता हो तो क्या आप इसको बना पाएंगे? ये समझिए कि प्योरेस्ट अगर आपने इसको बना लिया बिना नॉलेज के, तो समझिए कि आप में बहुत अच्छे लेवल का क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है। और अगर ये आपको आता है तो एक पल को उसको दिमाग से हटाइए। अब देखिए, क्या बिना नॉलेज के आप कोई तरीका निकाल सकते हैं कि आप इसमें सही आंसर तक पहुंच सकें? क्या आप में वो क्षमता है? अगर है तो समझ लीजिएगा कि आप में बहुत अच्छे लेवल का एनालिटिकल स्किल है। इसे अगर आप कर लेते हैं, अगर आपने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, या ये आपको कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, या आपने मंदिर जाते होंगे तो देखा होगा, उन लोगों को देखा होगा, कभी ना कभी कुछ सुना होगा, उस बेस पर आपको आंसर तक पहुंचना है। तो अगर ये आपने कर लिया तो समझिए कि 20 to 25% क्रिटिकल एनालिसिस स्किल आप में है। अगर ये आपने कर लिया तो मान लीजिएगा कि मोर देन 70% ये स्किल आप में है। अगर आपने इसको बिना नॉलेज के कर लिया तो। अब देखिए, अगर मुझे सॉल्व करना हो, इसमें तो नॉलेज के साथ आपको एनालिटिकल स्किल यूज करना पड़ेगा। पहले आप सोच लीजिए, थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ, या इसको वीडियो को यहाँ पॉज करके आप कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस स्किल कहेंगे कैसे अगर प्रैक्टिकली बात करें तो। अब हमें इसमें से वो उसे ढूंढना है जो एक्सट्रीम में बात करता है, बिल्कुल अति की बात करता है कि सब कुछ से ये मत करो, वो मत करो, बहुत ज़्यादा उसमें जो है एक्सट्रीम में बात किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि पत्थरों में आत्माएं हैं, तो पत्थर को पाँव से मत मारो, बहते हुए पानी को के साथ कुछ मत करो, सब चीज़ से मतलब एकदम बच, ऐसे मत चल जाना कि तुम्हारे पैर के नीचे चींटी आ जाए, चींटी मर जाएगी। इतना एक्सट्रीम में जाना, तो ऐसा कौन है? जैनिज्म की बात करें तो वो क्या कहती है कि खेती मत करो। खेती करोगे तो हल चलाओगे तो जो धरती के अंदर जो मिट्टी में कीड़े मकोड़े होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी।
तो खेती मत करो, ये जैनिज़्म कहती है। सिर्फ़ एक पॉइंट से मैं इसको पकड़ लूँगा। अगर वो ये कह रही है तो मतलब ये बहुत एक्सट्रीम में बात कर रही है, तो यही कह सकती है कि जो पत्थर हैं, नदियाँ हैं और भी जो चीज़ें हैं, तो और भी चीज़ों में मिट्टी भी आ जाएगी। नेचुरल ऑब्जेक्ट में मिट्टी भी आ जाएगी, तो मिट्टी को भी मत छेड़ो, उसको भी उसकी भी खुदाई मत करो। तो ये तो यही कह सकता है। इस तरीके से आपको उसके छोटे से बात को बड़ा करके देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। इसकी मैं बात करूँ तो इसमें इसके साथ तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन क्वेश्चंस के साथ वो स्किल के साथ खेला जा सकता है। वो आपको सीखना पड़ेगा बहुत लेवल पे, धीरे-धीरे उसको डेवलप आपको यहीं तक पहुँचना है। और इसके आगे भी जाएँ तो बहुत बेहतर। जैसे ये क्या कह रहा है, अब ऐसे में क्या होता है आपको एक ही आंसर की ज़रूरत होती है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब देखिए 4 एक्ट का नाम दिया गया है, लेकिन ये जो चार्टर एक्ट है, इसका 2 बार इस्तेमाल किया गया है। मुझे इसको सॉल्व करना अगर नहीं आता है, तो मैं तो पहले इस शब्द को पकड़ूँगा कि दोनों में चार्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब जोर दिया जा रहा है चार्टर एक्ट पर, मतलब होगा तो चार्टर एक्ट ही होगा। अब बात आती है 1793 और 1833। अब इस दोनों में कैसे पकड़े? अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो कम से कम हमें याद होने चाहिए। जैसे बात करें, अगर हिस्ट्री हमने पढ़ा और राजा राम मोहन राय जी को नहीं पढ़ा तो बेकार हो गया, क्योंकि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपकी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसकी शुरुआत ही होती है राजा राम मोहन राय जी और सती प्रथा के कानून को हटाने से। तो अगर सती प्रथा इम्पोर्टेंट इतना रहा हमारे हिस्ट्री में, उसके कानून को हटाने में जो है, उसको हटाने में, उस पे कानून बनाने में राजा राम मोहन राय जी ने बहुत कोशिश की। और उस समय जो हुआ करते थे गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के थे राजा राम मोहन राय जी, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे। और ये कब हुआ? 1828 में। 1828 में। तो अगर 1828 में भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चल रहा है, तो इसका मतलब 1793 में तो ये काम नहीं हुआ होगा, उसके बाद ही हुआ होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। जब आप ये कर पाएंगे, इस तरीके से कर पाएंगे, तो मान लीजिए कि आप में बहुत अच्छी क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है। ये होता है क्रिटिकल एनालिसिस स्किल का जादू, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए बिना नॉलेज के भी सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुक रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे, इस स्किल को सीखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।